ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और सम टू nth टर्म ये हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभिक की 1 जन 2024 के 65 लाख की लॉटरी आ गई। अभी की 1 जन 2024 की 65 लाख की लॉटरी आ गई। इन्होंने उसमें से 20% टैक्स दे दिया। जो बचा इन्होंने सोचा कि उसे डोनेट करके एंजॉय करेंगे। इनके डोनेशन के 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ये डोनेशन पूरे 5 मंथ में ही देंगे। दूसरी कंडीशन, पैसे में देंगे। और तीसरी कंडीशन, 1 पैसे से स्टार्ट करेंगे और हर दूसरे दिन उसका डबल करते रहेंगे। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, क्या लॉटरी का बैलेंस अमाउंट जो उन्हें मिला 20% टैक्स पे करने के बाद वह सफिशियंट है एंजॉय करने के लिए या नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। अभी की 1 जन 2024 की 65 लाख की लॉटरी आ गई। इन्होंने उसमें से 20% टैक्स दे दिया। 20% टैक्स देने के बाद जो बचा, इन्होंने सोचा कि उसे हम डोनेट करके एंजॉय करेंगे। इनके डोनेशन के 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ये डोनेशन पूरे 5 मंथ में ही देंगे, ना उससे आगे ना उससे पीछे। दूसरी कंडीशन, डोनेशन पैसे में ही देंगे। और तीसरी कंडीशन, 1 पैसे से स्टार्ट करेंगे और हर दूसरे दिन डबल करते चले जाएंगे। मीनिंग 1 फेब को 1 पैसे, 2 फेब को 2 पैसे, 3 फेब को 4 पैसे एंड सो ऑन। क्वेश्चन में यह कहा गया कि क्या लॉटरी का बैलेंस अमाउंट सफिशिएंट है एंजॉय करने के लिए या नहीं। तो अब हमें यह कैसे पता चले। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि लॉटरी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और जो डोनेशन का टोटल अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट कर लें और दोनों कंपेयर कर लें। अगर लॉटरी का अमाउंट डोनेशन के अमाउंट से अधिक आता है तो सफिशिएंट एंजॉय करेंगे, और अगर लॉटरी का अमाउंट डोनेशन के अमाउंट से कम आता है तो ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे। तो चलिए पहले लॉटरी का बैलेंस अमाउंट हम देखते हैं। 65 लाख में 20% टैक्स, 65 लाख का 20% चेक करके देखें, बनता है 13 लाख। 13 लाख टैक्स बन गया। बैलेंस अमाउंट बचा 52 लाख। ये लॉटरी का अमाउंट बचा हुआ है। अब चेक करते हैं कि डोनेशन का अमाउंट टोटल क्या है। 1 फेब को 1 पैसे, 2 फेब को 2 पैसे, 3 फेब को 4 पैसे एंड सो ऑन। ये डोनेशन कितने डेज तक दिया जाएगा चेक करके देखें। 2024 ये लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। तो इसकी मीनिंग ये डोनेशन जो देने वाले हैं वह 29 डेज तक देंगे। हमें इसी का सम चाहिए। चेक करके देखें, ये सीरीज जीपी की है। अब अगर इस सीरीज का सम कैलकुलेट करें तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है ये भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है जो 1 से अधिक बनाता है, एन के जगह पर है 29 टर्म्स तक का हमें सम कैलकुलेट करना है। क्योंकि आर की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो सम टू nth टर्म ऑफ ए जीपी के फर्स्ट फार्मूले को आपको लगाना चाहिए। तो मीनिंग S29 इक्वल्स टू ए के जगह पर 1, आर के लिए 2 रेस्ट पावर 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 1 आता है तो बचेगा फाइनली 2 रेस्ट पावर 29 माइनस 1, 2 रेस्ट पावर 29। इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से उसी तरह से करेंगे जिस तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको बताया गया था। 2 इंटू 2 पहले यूज कर लेंगे और उसके बाद इंटू करके हम चेक करते रहेंगे कि 2 रेस्ट पावर 29 कितने टाइम्स आता है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आएगा 536870912 2 रेस्ट पावर 29 माइनस 1
तो ये आएगा 5368709111। ये पैसे में है। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा रुपीस में, मीनिंग 53,68,709 रुपीज 11 पैसे। लॉटरी का अमाउंट सफिशियंट नहीं है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लॉटरी के इनके पास बैलेंस अमाउंट 52 लाख ही थे और डोनेशन 53 लाख का आता है, इसलिए ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये जो डोनेशन देना शुरू किया था इन्होंने, ये पैसे में देना स्टार्ट किया था 1 पैसे से, और 29 डेज तक ही ये बन गया 53 लाख। सुनने में एक बार लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसे से 29 डेज में। एज्यूम करें कोई एक पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप में से ही कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद किसी एक कंपनी से एग्रीमेंट कर ले कि वह सैलरी पैसे में लेगा। ओनर बड़ा खुश होगा कि इससे अच्छा एम्प्लॉय कहां मिलेगा। उसने ये भी एग्रीमेंट कर लिया कि वो हर दूसरे दिन पहले का डबल लेगा, मीनिंग फर्स्ट को 1 पैसे, सेकंड को 2 पैसे, थर्ड को 4 पैसे एंड सो ऑन। ओनर तब भी खुश होगा कि भाई सैलरी पैसे में ही तो जाएगी। अगर ये डील फाइनल हुई है 1 जन को, तो 29 जन तक उसकी सैलरी बनेगी ये, 30th जन को बनेगी इसकी डबल 1 करोड़ 6 लाख, और 31st को बनेगी 2 करोड़ 12 लाख अप्रॉक्स। कंपनी होल लाइफ किसी से एग्रीमेंट करने लायक नहीं रहेगी। जिस कंपनी के एम्प्लॉइज 2-2 करोड़ की सैलरी न लेने लगे, उस कंपनी का क्या हाल होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत तेजी से अमाउंट इंक्रीज करता है। ईपी और जीपी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ईपी की सीरीज ऐसे बढ़ती है स्ट्रेट, जीपी की सीरीज ऐसे बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है जीपी, क्योंकि जीपी पावर में बढ़ता है और एपी में एडिशन साइन के साथ बढ़ता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, ये भी ध्यान दें, अगर यही आप कैलकुलेशन ये 29 डेज तक की है, अगर ये 40 डेज तक करें तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, जबकि कॉमन रेशियो मिनिमम है 2 से छोटा कॉमन रेशियो नहीं हो सकता। मिनिमम कॉमन रेशियो के साथ 40 टर्म्स तक का हम सम जीपी में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, जबकि एपी में हम 10,000 टर्म्स तक का भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मिलियन टर्म्स तक का भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना भी कॉमन डिफरेंस आप कर लें, क्योंकि एपी में तो कॉमन डिफरेंस होता है। जीपी में मिनिमम कॉमन रेशियो 2 है, इससे 40 टर्म्स तक का सम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर कॉमन रेशियो बढ़ा दें तो 40 का 30 टर्म्स तक का भी सम कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब जरा सोचे कि अगर 40 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट नहीं हम कर पा रहे मिनिमम कॉमन रेशियो के साथ, तो 100 टर्म्स तक का सम या 50 टर्म्स तक का सम अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, इंफिनिटी। हम सम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इस एग्जांपल से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बड़ी फेमस स्टोरी बताई जाती है, वह भी आप सुनो। किसी स्टेट में कोई एक राजा हुआ करते थे, उन्हें चेस बहुत पसंद था। एक दूर कहीं से घूमता हुआ कोई एक कारपेंटर उनके स्टेट में आया। जब उस कारपेंटर को यह पता चला कि इसी स्टेट के राजा को चेस बहुत पसंद है, तो उस कारपेंटर ने एक वुडन का चेस बोर्ड बनाया और राजा को प्रेजेंट किया। बहुत अच्छा सा बोर्ड बनाया था। राजा बहुत खुश हुए और बोले, बताओ तुम्हें इनाम में क्या दे दिया जाए। उस कारपेंटर ने कहा कि चेस बोर्ड में के फर्स्ट ब्लॉक में चावल के 1 दाने से स्टार्ट किया जाए और हर दूसरे ब्लॉक पर उसका डबल कर दिया जाए, मीनिंग फर्स्ट ब्लॉक पर चावल का 1 दाना, दूसरे पर 2, नेक्स्ट पर 4, नेक्स्ट पर उसका डबल एंड सो ऑन। 64 ब्लॉक्स तक जितने चावल बनते हैं उतना हमें दे दिया जाए। राजा ने अपने किसी मिनिस्टर से कहा कि जितना चावल ये मांग रहा उतना दे दिया जाए। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन होने लगी तो अराउंड 59 या 60 ब्लॉक्स तक पहुंचते पहुंचते पूरे स्टेट का चावल खत्म हो चुका था। राजा ने उससे सॉरी बोला कि जितना तुम डिमांड कर रहे हो उतना चावल मैं नहीं दे सकता। सोचिए, पूरे स्टेट का चावल खत्म होना, और इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है। वैदिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि कितने नॉर्मल चावल के दाने पर 1 kg आता है। यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये इसी क्वेश्चन से ये एग्जांपल क्रिएट होता है, जिस तरह से यह हमने यूज किया। अभी मैंने कहा कि मिनिमम कॉमन रेशियो 2 के साथ हम 40 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमसे 42 टर्म्स तक का सम पूछा जाए तो हम तुरंत कह देंगे इंफिनिटी।
तो एक दूसरा टॉपिक क्रिएट होता है इसीलिए सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी, जबकि ये टॉपिक एपी में नहीं होता, क्योंकि एपी में कभी भी इंफिनिटी होगा ही नहीं। 1 मिलियन टर्म्स तक का भी आप सम कैलकुलेट कर लें, कभी इंफिनिटी नहीं होगा। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये इंफिनिटी बनता है, इसीलिए ये टॉपिक सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी ये केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एग्जिस्ट करता है, सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी, नॉट इन एपी। Sum to infinity of GP. If the infinite number of terms is in the series, then the series are called infinite series. If the infinite number of terms is in the series, then the series are called infinite series. अगर कोई भी एक हम सीरीज बनाते हैं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम लिखते हैं जीपी में ए, सेकेंड टर्म की वैल्यू लिखते हैं ए आर, थर्ड टर्म की वैल्यू लिखते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर ये वैल्यूज एन टर्म्स तक ना देकर के इनफाइनाइट टर्म्स तक दिए जाए तो इसी सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है। एक बार फिर सुने, फर्स्ट टर्म से लेकर जो nth टर्म तक की वैल्यूज हम लिखते थे, वो वैल्यूज nth टर्म तक ना लिख करके अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखे जाए तो इसी सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखते हैं ए, सेकेंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म तक की वैल्यू ना लिख करके अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक की वैल्यूज लिख दिए जाए तो हम इसी को इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। हमें इसी इनफाइनाइट सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। लेट एस बी द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन, देयरफॉर एस इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हमें इसी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है। यह हम जानते हैं, जितने टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है एस के साथ वही फिगर मिला देते हैं। 10 टर्म्स तक का सम होता है तो S10, 100 टर्म्स तक का सम होता है तो S100, nth टर्म तक का सम होता है तो Sn। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम को किससे डिनोट करेंगे? S इंफिनिटी। हमें यही कैलकुलेट करना है। देखते हैं आगे, इसका डेरिवेशन है। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, केवल एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैलकुलेट करने के 3 केसेस आपको बताए गए हैं। पहला कौन सा? कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर 1 से अधिक हो जाए। दूसरा कौन सा? कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए। और तीसरा, जब लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन हो। 3 फॉर्मूलेज बताए गए हैं। इसकी मीनिंग सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी भी इन 3 केसेस में डिफाइन किए जा सकते हैं। देखते हैं 1 बाय 1। पहला केस, इफ लास्ट टर्म, यहां मैं इस साइड में ही मैं देख रहा हूं, लास्ट टर्म के केस में, इन केस ऑफ लास्ट टर्म, इन केस ऑफ लास्ट टर्म, जरा सोचे, लास्ट टर्म के केस में तो लास्ट टर्म की वैल्यू दी होनी चाहिए ना। अगर हम लास्ट टर्म से रिलेटेड किसी भी सीरीज का सम फाइंड करना चाहते हैं तो लास्ट टर्म की वैल्यू तो दी ही होनी चाहिए। लेकिन क्या इस सीरीज में लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है? लास्ट टर्म की वैल्यू तो इंफिनिटी है, और इंफिनिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें अगर हम कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब तो ये पूरी वैल्यू को इनफाइनाइट बना देता है। इसके मीनिंग सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी लास्ट टर्म के केस में इंफिनिटी ही बनाएगा। दैट इज एस इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लास्ट टर्म के केस में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, इन केस ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। इसके पहले अभी मैंने एग्जांपल एक लिया है कि कॉमन रेशियो हमने मिनिमम लिया था 2। 2 से छोटा कॉमन रेशियो नहीं हो सकता। 1 कॉमन रेशियो तो एग्जिस्ट ही नहीं होता। 1 कॉमन रेशियो हो जाए, फर्स्ट टर्म 2 हो तो 2 2 2 2 2 यही तो सीरीज होगी। तो यह तो पॉसिबल ही नहीं है सीरीज। अच्छा आगे देखें, बना भी सकते हैं
लेकिन ऐसे बनते नहीं है। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 1 अगर हमने लिया, मान लो 2 कॉमन रेशियो के बेस पर 40 टर्म्स तक का सम अभी मैंने कहा कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि अगर हम मिनिमम कॉमन रेशियो 2 के साथ 40 टर्म्स तक का सम फाइंड नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम फाइंड कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं। जब 40 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट नहीं होगा तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैसे हो सकता है? यह तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी मीनिंग कॉमन रेशियो 1 से अधिक के केस में भी सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी इंफिनिटी ही रहेगा। थर्ड चलते हैं आगे। इन केस ऑफ आर इज लेस देन 1, यह देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला बनाते हैं। लेस देन 1 की मीनिंग क्या है? अगर फर्स्ट टर्म मान ले 4 है, देखे ध्यान से, एक एग्जांपल छोटा सा मैं ले रहा हूं। अगर फर्स्ट टर्म 4 है, हमने कॉमन रेशियो 2 मान लिया, कॉमन रेशियो 1/2 हमने मान लिया, छोटा है। तो जरा देखें नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। ये नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 4 इंटू 1/2 क्या बनेगा? 2। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कॉमन रेशियो के बेस पर ही तो हम बनाते हैं ना। ये 1/2 क्यों 1/2? क्योंकि कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। हम तीसरा एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा। अगली वैल्यू क्या होगी? 1/2 आ जाएगी, एंड सो ऑन। हम यहां क्या देख रहे हैं कि जो आगे की वैल्यूज हम लिखते जा रहे हैं जीपी की, वो पहले से छोटी होती जा रही है। अब छोटी होती जा रही है तो बढ़ नहीं रही है, बढ़ेगी तब तो इन्फिनिटी तक जाएगी ना। छोटी होती जा रही है, इसकी मीनिंग ये जो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू ये इन्फिनिटी बनेगी ही नहीं। यहां देखिए क्या था सेकंड केस, कॉमन रेशियो से अधिक के केस में 40 टर्म्स तक के बाद का हम केस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट आ जा रहा था, कैलकुलेटर ही फेल कर जा रहा था बताने से। यहां क्या है कि जो कॉमन रेशियो दिया गया है वो तो छोटी वैल्यू है ना 1 से, तो आगे की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो इन्फिनिटी तो होगा ही नहीं, वो तो छोटा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे 100 है, 50 हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ये कम होता चला जाएगा। लेकिन 100 से बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ता हुआ कुछ एक वैल्यू उसके बाद इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी मीनिंग सम टू इन्फिनिटी या फिर जीपी केवल उस केस में ही कैलकुलेट किया जा सकता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो, और उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है S infinity equals to A divided by 1 minus R। अगर हम इसे वर्ड्स में चाहे समझने के लिए तो यहां हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। मान ले मैंने आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 minus 2 plus 4 minus and so on up to infinity। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पहले ये जरूर चेक कर लें कि ए और आर की वैल्यूज क्या है। ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है -2। कैलकुलेट हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 है, कैलकुलेट हो सकता है। एस इंफिनिटी का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई -2, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस -2। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 1/3। अगर सीरीज मान ले हमें ये मिलता है 1 + 2 + 4 + and so on up to infinity, इस सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कैलकुलेट कर सकते, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से अधिक है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से अधिक है, इसलिए इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी ये इंफिनिटी ही आएगा। तो इस तरह से सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी में ये लर्न रहे, हम उस केस में ही इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो। लॉजिक भी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अगली वैल्यूज
ये छोटी होती जाएंगी जो इन्फिनिटी नहीं होंगी, और इसलिए हम इस सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेटर देन के केस में कुछ एक टर्म्स के बाद ही ये इन्फिनिटी बना लेगा, इसलिए नहीं हो सकता। लास्ट टर्म के केस में ये लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा। सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी के क्वेश्चन हैं, वो आप ट्राई करेंगे ही करेंगे। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो हम जरा देख लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 48 फीट एंड rebound 2/3 of the distance which it falls. If it rebound in this way, how far will it travel before coming to rest? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बार फिर सुनाई से। मैंने कहा कि एक कोई बॉल 48 फीट के हाइट से फ्री छोड़ दिया जा रहा है। यह हम जानते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉल को फ्री छोड़ा जाता है तो रीबाउंड लेने के बाद किसी एक हाइट तक बॉल ऊपर आती है। बॉल कितने हाइट तक ऊपर आएगी यह बॉल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक आती है छोटी सी क्रेजी बॉल, जितने हाइट से नीचे उतर उसका ट्रिपल ऊपर, तो ये क्रेजी बॉल नहीं है, नॉर्मल बॉल है। और इसमें यह कहा गया कि जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा जा रहा है, रीबाउंड लेने के बाद उसके 2/3 हाइट तक बॉल ऊपर आ रही है। वहां से फिर नीचे, ऊपर तो नहीं रहेगी, रुकेगी ना बॉल, फिर वहां से नीचे, जितने हाइट से नीचे उसका फिर 2/3 ऊपर, एंड सो ऑन। इस तरह से बॉल मूव कर रही है। एक पोजीशन ऐसी है कि जब बॉल रुक जाएगी। क्वेश्चन में यह पूछा गया 48 फीट के हाइट से बॉल के रुकने तक बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक, हो सकता है ये एग्जांपल जो मैंने अभी यह क्वेश्चन कहा वो समझ में ना आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल के बेस पर। सुने जरा ध्यान से, मेरे हाथ का फ्लो देखें। मैंने कहा मान ले किसी एक बॉल को हमने 10 फीट के हाइट से फ्री छोड़ दिया, और मैंने ये कहा कि जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया है, रीबाउंड वह 60% हाइट तक कर रही है। एक कोई बॉल अगर 10 फीट के हाइट से फ्री छोड़ा गया तो वह 60% हाइट तक रिबाउंड लेने के बाद ऊपर आ रही है, फिर वहां से नीचे, फिर जितने हाइट से नीचे उसका 60% ऊपर, एंड सो ऑन। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस अगर बॉल रुक जाती है और 10 फीट के हाइट से कितना वर्टिकल डिस्टेंस बॉल ने कवर किया। इस एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो अभी मैंने कहा है 48 फीट वाला। हाथ का फ्लो देखें। 10 फीट के हाइट से बॉल नीचे, रीबाउंड लेने के बाद 10 फीट का 60% हाइट तक बॉल ऊपर आ गई। ये बॉल अभी एयर में है। ये हाइट कितनी हो गई? 10 फीट का 60% की मीनिंग 6 फीट। यहां से फिर बॉल नीचे, तो क्या ये 6 फीट का डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं हो गया? एक बार फिर देखें। 10 फीट के हाइट से बॉल फ्री छोड़ दिया गया नीचे, रीबाउंड लेने के बाद 10 फीट का 60% ऊपर, मीनिंग 6 फीट का ये डिस्टेंस है। बॉल अभी एयर में है। यहां से बॉल फिर नीचे नेक्स्ट रिबाउंड लेने के लिए, बॉल यह रुकी तो नहीं रहेगी ना, तो क्या ये 6 फीट का डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं हुआ? हो गया। रीबाउंड लेने के बाद फिर 6 फीट का 60%, 3.6 फीट तक ऊपर, ये 3.6 फीट है। फिर यहां से नीचे, तो ये 3.6 भी डबल हो गया, एंड सो ऑन। बॉल इस तरह से मूव कर रही है। एक पोजीशन ऐसी आएगी बॉल रुक जाएगी। 10 फीट के हाइट से बॉल के रुकने तक बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। हमने यहां क्या देखा? 10 फीट को छोड़कर और जितनी वर्टिकल हाइट है सभी 2 टाइम्स है। 10 फीट की हाइट को छोड़कर जो एक बार फ्री छोड़ा गया है, क्योंकि बॉल ऊपर से छोड़ा गया तो वह तो हाइट एक ही बार होगी ना। यह है क्वेश्चन। अब हम इसको 48 वाले में कन्वर्ट करते हैं। चलिए डायग्राम से एक समझते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। ये ग्राउंड है। एक कोई बॉल 48 फीट के हाइट से फ्री छोड़ दिया गया। मार्कर में 2 बार चलाऊंगा, मीनिंग 2 टाइम्स हो जाएगा। बॉल यहां से फ्री, ये नीचे है, बॉल आ रही है। रीबाउंड लेने के बाद ये
जितनी हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया था उसका 2/3 ऊपर आ गया। ये वैल्यू होगी 48 इंटू 2/3। फिर यहां से नीचे नेक्स्ट रिबाउंड लेने के लिए ये 2 टाइम्स हो गया फिगर। नेक्स्ट रिबाउंड लेने के बाद ये बॉल इस हाइट का 2/3 ऊपर आ जाती है। ये हाइट कितनी है? इस हाइट का 2/3 मीनिंग 48 इंटू 2/3। ये तो ये हाइट है, इसका 2/3 और यहां से नीचे आते ही इसका डबल हो गया। नेक्स्ट रिबाउंड लेने के बाद इस हाइट का, ये हाइट इतनी है, इस हाइट का 2/3 मीनिंग 48 इंटू 2/3 ये तो इसके पहले वाली की हाइट है, इसका 2/3 और नीचे आते ही ये इसका डबल हो जाएगा एंड सो ऑन। एक पोजीशन ऐसी है कि बॉल रुक जाएगी। बॉल ने 48 फीट के हाइट से यहां तक टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया ये पूछा गया है। ठीक, डायग्राम क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं बॉल कितने रिबाउंड के बाद रुक जाएगी? नहीं, कुछ बॉल 10 रिबाउंड के बाद रुक जाएंगे, कुछ 15, कुछ 20, लेकिन हम श्योर नहीं है। अगर हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर ले कि नहीं हम काउंट करेंगे ही करेंगे, 3rd, 4th, 5th, 10th, 12th काउंट कर लेंगे, लेकिन जब बॉल की हाइट इतनी सी हो जाएगी, लेट कर तो काउंट नहीं करेंगे। तो मीनिंग हम काउंट नहीं कर सकते कि बॉल कितने रिबाउंड के बाद रुकेगी, और ये हम श्योर हैं जिससे काउंट नहीं कर पाते उसे तुरंत इंफिनिटी कह देते हैं। इसकी मीनिंग ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम को डिफाइन करता है, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज बताती है। तो हमें फार्मूला लगाना चाहिए सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी। लेकिन एक कंफ्यूजन है, वह यह बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। हम जो जीपी की सीरीज बनाएंगे वो यहां से नहीं बनाएंगे, हम वो सीरीज यहां से बनाएंगे, मीनिंग इसे हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन रेशियो 4/3 है, जबकि इसमें 2/3 है, इसमें भी 2/3 है। तो जीपी के लिए इस 48 को बाहर रखें, यहां से सम कैलकुलेट करके कि जितना आंसर आता है 48 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 2 इंटू 48 इंटू 2/3, ये 3 से कैंसिल करेंगे 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 हो गया। और आर की वैल्यू, इन दोनों के बीच में रेशियो 2/3 आता है, इसमें भी 2/3 आता है, 2/3। तो सम टू इंफिनिटी या फिर जीपी इक्वल्स टू 48 को पहले आप बाहर रखें, ए की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू है 2/3, और 48 प्लस अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो 1 ही होता है। 48 प्लस 64 इंटू 3 192, और 192 प्लस 48 एक बार चेक करके देखें, 240 फीट, यही आपका आंसर।